रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हारे आसपास सब सो चुके हैं, पूरा घर शांत है, बाहर सड़क पर भी कोई आवाज नहीं है। लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी चल रहा है। तुम बस सीलिंग को घूर रहे हो, करवटें बदल रहे हो और दिमाग के अंदर लूप में बस एक ही सीन बार बार चल रहा है। आज शाम की वो कॉन्वर्सेशन, वो एक छोटी सी बात जो तुमने किसी से कही थी। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम में से बहुत लोग हर रोज हर रात डीपली एक्सपीरियंस करते हैं, बट कोई शांति से इसको समझता नहीं है। हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु ओवरथिंक एवरी सिंगल कॉन्वर्सेशन के बारे में। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी कहानी है। तो चलो लेट्स डाइव इनटू दिस। देखो जरा अपने आप से एक बहुत ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम भी हर कॉन्वर्सेशन को ओवरथिंक करते हो? किसी दोस्त से मिले, किसी छोटी सी ऑफिस पार्टी में गए, या बॉस के साथ एक नॉर्मल सी बात हुई, या शायद किसी स्ट्रेंजर से लिफ्ट में ही कोई छोटी सी इंटरेक्शन हुई हो। जब तुम वहां थे तब सब नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही तुम घर आए, अकेले अपने कमरे में बैठे, तो लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को रिवाइंड करके फ्रेम बाय फ्रेम प्ले कर रहा है। हर एक वर्ड, हर एक पॉज, सब कुछ। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज? यू फील कंप्लीटली आइसोलेटेड। तुम्हें लगता है कि ऐसी अजीब सी स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हें लगता है कि बाकी सब लोग तो कितने आराम से बात करते हैं, कितने चिल रहते हैं, सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग खराब है जो इतना सोच रहा है। पर सच तो यह है कि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे ही एक कॉन्वर्जेशन खत्म होती है, जब तुम सामने वाले को बाय बोलकर पलटते हो, वो अजीब सी साइलेंस आती है, और उस साइलेंस में इंट्रूसिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में फ्लड होने लगते हैं, एक तूफान की तरह। सबसे पहला थॉट जो हिट करता है वो होता है, व्हाट इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग? क्या मैंने कुछ अजीब तो नहीं कह दिया? वो जोक जो मैंने मारा था वो वहां परफेक्टली फिट नहीं बैठा था ना यार, मुझे वहां पे हंसना चाहिए था, मैं इतना सीरियस क्यों लग रहा था? ये छोटे छोटे डाउट्स एक सीड की तरह होते हैं जो दिमाग में प्लांट हो जाते हैं, और फिर दिमाग इनको पानी देना शुरू करता है और ये थॉट्स रैपिडली ग्रो करने लगते हैं, और फिर दिमाग की स्पीड और ज्यादा बढ़ने लगती है। दूसरा थॉट आता है, दे मस्ट बी जजिंग मी। तुम्हारी वो इनर क्रिटिक, वो अंदर की आवाज जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती है, वो इतनी लाउड हो जाती है कि तुम्हारा अपना पैरानोया तुम्हें कन्विंस कर देता है। तुम्हें लगने लगता है कि सामने वाला तुम्हारे हर एक वर्ड को, तुम्हारे हर एक माइक्रोफेशियल एक्सप्रेशन को, तुम्हारे पोस्चर को डीपली एनालाइज कर रहा था। तुम सच में ये मान लेते हो कि जब तुम वहां से निकले तो उन्होंने तुरंत तुम्हारे बारे में बात करनी शुरू कर दी होगी। तुम्हें लगता है वो पक्का सोच रहे होंगे कि तुम कितने ऑकवर्ड हो, कितने वियर्ड हो, जबकि रियलिटी में उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिया होता। पर तुम्हारा दिमाग इस इल्यूजन को एब्सोल्यूट ट्रूथ बना देता है। और जब ये जजमेंट का डर पीक पर पहुंचता है, तब आता है वो सबसे हैवी, सबसे पेनफुल क्वेश्चन, व्हाई डिड आई से दैट? मैं हमेशा ऐसी बेवकूफों वाली बातें क्यों करता हूं? ये कोई छोटा मोटा गिल्ट नहीं है, ये एक अजीब सा बहुत भारी रिग्रेट है जो सीने में फील होता है। एक ऐसी सोशल एग्जॉशन, एक ऐसी थकान जो तुम्हारी बॉडी में नहीं होती, सीधा तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी सोल में फील होती है। यू जस्ट फील सो इनक्रेडिबली टायर्ड ऑफ योर ओन माइंड। तुम बस चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग एक स्विच की तरह ऑफ हो जाए ताकि तुम्हें थोड़ी शांति मिल सके। Section 1. The Overthinking Loop. Trapped in the Mind. अगर तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि ओवरथिंकिंग करना तुम्हारी कोई पर्सनल फ्लॉ है या तुम सीक्रेटली मेंटली वीक हो, तो स्टॉप राइट देयर। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। ये कोई वीकनेस नहीं है। साइकोलॉजी की दुनिया में ये एक एक्सट्रीमली वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमिनन है। द एक्चुअल साइंटिफिक टर्म फॉर दिस मेंटल टॉर्चर इज पोस्ट इवेंट प्रोसेसिंग, या शॉर्ट में पेप। पेप का मतलब होता है एक सोशल इनकाउंटर के खत्म होने के बाद उसको बार बार एकदम माइन्यूट डिटेल में, और सबसे इंपॉर्टेंट एक हाईली नेगेटिव लेंस से रिव्यू करना। ये ऐसा है जैसे तुम्हारा ब्रेन एक मूवी प्ले करने लगता है जहां एक्टर तुम हो और उस मूवी का डायरेक्टर तुम्हारी अपनी एंजाइटी है, और वो डायरेक्टर बार बार सेम टेक मांग रहा है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि तुम्हारी एक्टिंग कितनी खराब थी। सो द क्रूशियल पॉइंट हमें यहां समझना है कि ये टाइमलाइन एक्चुअली काम कैसे करती है किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे सोशल एंजाइटी या ओवरथिंकिंग की आदत हो। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले आती है एंटीसिपेटरी एंजाइटी, किसी इवेंट या मीटिंग से पहले का डर, वहां लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा लगूंगा। फिर आता है सेकंड स्टेप, द सोशल इवेंट, जो ज्यादातर टाइम ठीक ठाक ही गुजर जाता है, तुम सरवाइव कर लेते हो। बट द रियल टॉर्चर वो उस इवेंट के खत्म होने के बाद शुरू होता है, द आफ्टर इवेंट रूमिनेशन फेज, जहां बाकी नॉर्मल लोग इवेंट खत्म होते ही आगे बढ़ जाते हैं, अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। ओवरथिंकर इस थर्ड फेज में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उनके दिमाग में वो इवेंट अभी भी चल रहा होता है। और पता है ये पेप तुम्हारे दिमाग के साथ सबसे खतरनाक गेम क्या खेलता है? ये रियलिटी को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देता है। इट इज बोथ फैसिनेटिंग एंड टेरिफाइंग। देखो ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये तुम्हारी नॉर्मल मेमोरीज में एक नेगेटिव इमोशनल इंटेंसिटी इंजेक्ट कर देता है। फिर ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव चीजें हुई थी,
जैसे किसी ने तुम्हारी स्माइल का रिप्लाई स्माइल से दिया या तुम्हारी बात पर जेन्युइनली अग्री किया, उन सब पॉजिटिव क्यूज को पेप कंप्लीटली डिलीट कर देता है और सिर्फ उस एक छोटे से स्टटर या उस एक ऑकवर्ड पॉज को एम्पलीफाई कर देता है। सामने वाले ने शायद सिर्फ इतना नोटिस किया हो कि तुम थोड़े नर्वस या क्वाइट थे, पर तुम्हारा पेप तुम्हें कन्विंस कर देता है कि तुम्हारा इंप्रेशन कंप्लीटली डिजास्टर्स था। तुम एक्चुअल सोशल स्किल्स में ठीक हो सकते हो, पर तुम्हारा दिमाग तुम्हें ड्रास्टिकली अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर देता है। Section 2. Inside the default mode network, the science of overthinking. अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारा ही ब्रेन हमारे अगेंस्ट इतनी ब्रूटल तरह से काम क्यों करता है? हम ऐसी नेगेटिव चीजें सोचना चाहते थोड़ी हैं, तो दिमाग हमें क्यों फोर्स करता है? इसका जवाब न्यूरोसाइंस के पास है। साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन में एक पूरा नेटवर्क आइडेंटिफाई किया है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। जब तुम स्पेसिफिक फोकस वाला कोई टास्क नहीं कर रहे होते, जैसे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना या गाड़ी चलाना, तो तुम्हारा ब्रेन इस डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। DMN तुम्हारे अंदर के इंटरनल नैरेटिव्स बनाता है, तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा पास्ट क्या है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हम रूमिनेट करते हैं, यानी एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, तब यह नेटवर्क डेंजरसली हाइपर एक्टिव हो जाता है। इट जनरेट्स दिस नॉन स्टॉप एंडलेस चार्टर जो तुम्हें सोने नहीं देता। एंड राइट हियर इज द एग्जैक्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब तुम ओवरथिंक कर रहे होते हो तो 3 मेजर चीजें होती हैं। पहला, तुम्हारा DMN ओवर एक्टिव है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर फेक नेगेटिव स्टोरीज चला रहा है। दूसरा, तुम्हारा अमिगडाला जो ह्यूमन ब्रेन का फियर और अलार्म सेंटर होता है, वो हाई अलर्ट पर चला जाता है। जैसे जंगल में तुम्हारे सामने कोई असली शेर खड़ा हो, बॉडी को लगता है कि तुम डेंजर में हो। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है, जो तुम्हें रियलिटी चेक देता है, वो इस वक्त बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, बंद पड़ जाता है। इमेजिन करो एक ऐसी कार को जिसका एक्सेलरेटर पूरी तरह से स्टक हो गया है और उस कार में ब्रेक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारी मेंटल स्टेट कुछ ऐसी ही हो जाती है। और ओवर टाइम पता है ये रोज रोज की ओवरथिंकिंग क्या करती है? ये तुम्हारे ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करने लगती है। ब्रेन का एक सिंपल रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। रिपीटेड थॉट्स तुम्हारे दिमाग में डीपली ग्रूव्ड पाथवेज बना देते हैं, जिसे तुम एक न्यूरल सुपर हाईवे कह सकते हो। The more you ruminate, the more automatic it becomes. तुम्हारा VMPFC रीजन एक लूप में पूरी तरह से स्टक हो जाता है। यानी ओवरथिंकिंग अब सिर्फ तुम्हारी एक कॉन्शियस चॉइस नहीं रही, ये अब एक आदत से बढ़कर एक बायोलॉजिकल हैमस्टर व्हील बन चुकी है, जिसमें दिमाग एक बार घुसा तो वो बिना थके दौड़ता ही चला जाता है। Section 3. Perfectionism and social anxiety. The performance trap. बट फिर बात वहीं आती है कि ये लूप हमारे अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है? क्यों हमारे लिए एक सिंपल सी कैजुअल कॉन्वर्सेशन एक लाइफ और डेथ परफॉर्मेंस बन जाती है? द आंसर लाइज इन परफेक्शनिज्म। और परफेक्शनिज्म का मतलब सिर्फ डेस्क को साफ रखना नहीं होता। देखो ये सोशल इंटरेक्शंस में कैसे काम करता है। सेल्फ ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट खुद पर एक इमेंस प्रेशर डालता है कि उसके मुंह से निकला हर एक शब्द बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, कोई मिस्टेक अलाउड नहीं। सोशली प्रिस्क्राइब्ड परफेक्शनिस्ट को लगता है कि बाकी दुनिया उसे परफेक्टली बिहेव करने की डिमांड कर रही है और अगर वो परफेक्ट नहीं रहा तो सब उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अदर ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट अपने आसपास वालों से परफेक्ट रिएक्शंस एक्सपेक्ट करता है। इन सब के चक्कर में तुम एक नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन को एक ऐसा एग्जाम बना देते हो जिसमें पास होने के लिए हर माइक्रो एक्सप्रेशन परफेक्ट होना चाहिए। और जहां इतना अनरियल प्रेशर होगा वहां इंटेंस एंजाइटी तो ऑटोमेटिकली आनी ही है ना। इस ऑब्सेशन और इस मेंटल प्रेशर के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल विलन छिपा बैठा है। साइकोलॉजी की भाषा में इसको द एंटी सेल्फ बुलाते हैं। ये और कोई नहीं, तुम्हारे ही दिमाग के अंदर बैठे एक सस्पिशियस, पैरानॉइड और बहुत ही क्रिटिकल इनर वॉइस का नाम है। ये वो आवाज़ है जो स्पेशली तब एक्टिवेट होती है जब तुम वल्नरेबल फील कर रहे होते हो। ये इंटरनल बुली बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ में आकर तुम्हें बोलता है कि तुम फंडामेंटली ऑकवर्ड हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम लाइफ में लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते। वो तुम्हें इस तरह तोड़ता है जैसा कोई और बाहर वाला इंसान कभी नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है इस एंटी सेल्फ का सबसे टॉक्सिक रूल क्या होता है? इट इज द रूल ऑफ 100, जिसे हम ऑल और नथिंग थिंकिंग भी कहते हैं। तुम्हारे इस इंटरनल क्रिटिक के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी कॉन्वर्सेशन 100% परफेक्ट, 100% फ्लॉलेस नहीं थी, तो इसका मतलब वो सीधा जीरो थी, वो एक कंप्लीट डिजास्टर थी। बीच का कोई रास्ता इस दिमाग को समझ ही नहीं आता। ये टॉक्सिक माइंडसेट तुम्हें हमेशा इस डर में रखता है कि तुम्हारा एक माइनर वर्बल स्लिप, एक छोटी सी गलती, एक लाइफ लॉन्ग रिजेक्शन का रीजन बन जाएगी। Section 4. Rumination versus reflection. The crucial difference. सो फार हमने देखा कि ये कितना डार्क और आइसोलेटिंग हो सकता है, बट सुनो, देयर इज अ वे आउट। द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इन योर हीलिंग जर्नी इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दीज टू स्टेट्स ऑफ माइंड। एक तरफ है रूमिनेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पैसिव है, सर्कुलर है और खुद को मेंटल सजा देने जैसा है।
रूमिनेशन ठीक उस रॉकिंग चेयर की तरह है जिसमें तुम कंटिन्यूस हिल तो रहे हो, थक भी रहे हो, पर एक्चुअल में कहीं पहुंच नहीं रहे हो, बस एक ही जगह फेज्ड हुए हो। और उसकी दूसरी तरफ है रिफ्लेक्शन, जो पर्पसफुल होता है, ये क्यूरियस है और फॉरवर्ड मूविंग है। रिफ्लेक्शन में तुम पिछली बातों को देखते जरूर हो, पर वहां से एक लेसन निकालते हो, उसको अप्लाई करते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। रिफ्लेक्शन का एक एंड पॉइंट होता है, रूमिनेशन एंडलेस होता है। तो अगर रूमिनेशन हमारे दिमाग के लिए इतना बुरा है तो हम खुद को रोक क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सब इस मेटाकॉग्निटिव ट्रैप में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हमारा दिमाग एक्चुअल में हमें ट्रिक करता है। हम अपने ही ओवरथिंकिंग के बारे में पॉजिटिव बिलीव्स होल्ड करते हैं। हमें अंदर ही अंदर लगता है कि अगर हम उस एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन के बारे में 30 बार सोचेंगे तो शायद हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमें लगता है कि खुद को मेंटल पनिशमेंट देने से हम आगे फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक करने से बच जाएंगे। हमें ओवरथिंकिंग एक शील्ड, एक ढाल की तरह लगती है, जबकि रियलिटी में वो एक जेल है। इट्स जस्ट अ ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। Section 5. Breaking the cycle, rewiring the brain. अब सबसे जरूरी सवाल, अब वक्त आ गया है इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने का। मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही बताऊंगा जो मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी इस लूप को ब्रेक करने के लिए बोलती है। जब भी आपको वो फेमिलियर रेसिंग थॉट्स स्टार्ट हों तो पॉज करो। स्टेप 1, अपना ध्यान अपने दिमाग के अंदर से निकालकर आउटवर्ड फिजिकल सराउंडिंग्स पर डालो। कमरे में 5 चीजों को देखो, उनका कलर नोटिस करो, उस ओवर एक्टिव डीएमएन नेटवर्क को इंटरप्ट करो। स्टेप 2, अपने लॉजिकल ब्रेन यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ऑन करो किसी एक्सटर्नल टास्क में एंगेज करके, जैसे कोई पजल या कोई एक्चुअल फिजिकल काम। स्टेप 3, अडॉप्ट अ कोल माइंडसेट। ये बहुत पावरफुल है। खुद के बारे में क्यूरियस बनो, ओपन रहो, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो और खुद के प्रति लविंग बनो। एंड फाइनली स्टेप 4, जब वो एंटी सेल्फ की आवाज आए ना कि तुम कितने अजीब हो, तो उसे चैलेंज करो, उससे सबूत मांगो, उस आवाज को कॉन्शियस होकर साइलेंस करना स्टार्ट करो। और इन सारी टेक्निक्स को एक साथ बाइंड करने के लिए एक सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल टूल चाहिए होता है, और वो है सेल्फ कंपैशन। देखो, खुद से काइंडनेस के साथ बात करना या अपने आप पे रहम खाना कोई सॉफ्ट इंस्टाग्राम वाली फील गुड टिप नहीं है। ये एक साइंटिफिक और न्यूरोबायोलॉजिकल नेसेसिटी है। साइंस बार बार प्रूव करती है कि सेल्फ कंपैशन रखने से पोस्ट इवेंट प्रोसेसिंग डायरेक्टली डिक्रीज होता है। ये तुम्हें एक्चुअली रियलिटी क्लियरली देखने में हेल्प करता है कि तुम उतने भी बुरे नहीं थे जितना दिमाग बता रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये तुम्हें फ्यूचर में डर के घर बैठने के बजाय वापस लोगों को जुड़ने की और नई सोशल सिचुएशंस फेस करने की हिम्मत वापस देता है। रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिक हैंसन इस पूरे सफर को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से समराइज किया है। वो कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन इज प्रोडक्टिव, रूमिनेशन इज नॉट। इट्स रिपिटेटिव, नेगेटिविस्टिक एंड ऑफन सेल्फ फ्लैजिलेटिंग। उनका कहना है कि अपने आप को डीपली समझने की कोशिश करना इंट्रोस्पेक्शन है, वो अच्छा है, लेकिन अपने ही पुराने इंटरैक्शंस को याद करके अपने आप को मर्सिलेसली तोड़ देना, खुद को मेंटली पीटना, ये रूमिनेशन है। और इसके बीच का जो ये बहुत गहरा पर छोटा सा फर्क है, यही फर्क तुम्हें आइडेंटिफाई करना है अपनी हीलिंग के लिए। तो अगली बार जब रात को वो फेमिलियर डार्क थॉट्स आना शुरू हो, जब ओवरथिंकिंग का वो लूप तुम्हारे दिमाग को घेरने लगे और तुम्हें अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होने लगे, तो वहीं रुक जाना। जस्ट पॉज, एक लंबा सांस लेना और खुद से डीपली ये पूछना, क्या तुम अपने एंटी सेल्फ को, उस डर की आवाज को अपनी आगे की कहानी लिखने दोगे, या फिर तुम रिफ्लेक्शन और सेल्फ कंपैशन का रास्ता चुनोगे? द चॉइस अल्टीमेटली इज एंटायरली योर्स। हमारे इस डीप एक्सप्लेनर में आज साथ जुड़ने के लिए और खुद को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया। बस याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें जो भी झूठ बोले, तुम एब्सोल्युटली फाइन हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने आप के साथ थोड़ा जेंटल रहो।